आपको पता है मैथ्स के अंदर बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, यानी जिनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है बच्चों के लिए। बिल्कुल ऐसा ही एक कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी हाँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इसके इम्पोर्टेंस को आप इस सेंटेंस से समझ सकते हो कि जिस तरह से शोले फिल्म के अंदर गब्बर की वैल्यू थी, बिल्कुल उसी तरह से मैथ्स के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूले की वैल्यू है। जब भी दूर दूर तक किसी गांव में कोई बच्चा रोता है और कहता है माँ मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही, तो माँ ये कहती है जा बेटा जा करके क्वाड्रेटिक फार्मूले को बुला ला, वो तेरी समस्या का हल कर देगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये यही नहीं, आप जेईई मेंस और एडवांस तक भी देखेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला हमेशा और हमेशा हेल्प करेगा। इसका मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। तो दोस्तों ये वीडियो पूरी तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए डेडिकेटेड है और आज इसमें हम पूरी तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को बीच में अगर स्किप करके जाएंगे तो भैया कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौक और बोर्ड को देख के आप ये ना समझें कि ये टीचर घटिया है, ऐसा नहीं है भाई, हम भी कुछ वैल्यू लेके बैठे हैं। चलिए, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप उसको बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए देखिए, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में आता है भैया फार्मूला। आप ये बताइए कोई भी फार्मूला क्यों बनाया जाता है, चाहे वो केमिकल फार्मूला हो, चाहे वो फिजिक्स में कोई फार्मूला हो, कोई भी फार्मूला तब बनाया जाता है, फार्मूले का मतलब सोचते हो जुगाड़, यानी कोई भी फार्मूला तब बनाया जाता है जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, यानी फार्मूले का काम है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जब बनाया गया तो इसके पहले क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाना पड़ा। तो प्रॉब्लम भैया ये थी कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, उनके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कोई विशेष स्पेशल ऐसा तरीका नहीं था जिससे आसानी से हम इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, सॉल्यूशन या उसको रूट भी कहते हैं आप। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस या फिर आप इसको रूट भी बोलते हैं। तो इन्हें निकालने के लिए हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे हम बड़ी आसानी से इनको फाइंड आउट कर सकें। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिस्कवर किया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिस्कवर किसने किया, तो इसको डिस्कवर किया था प्यारे बच्चों, डिस्कवर्ड बाय इंडियन मैथमेटिशियन। पूरा दिमाग भैया यहाँ बोर्ड पे रखिएगा, एक एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें बीच में जरा भी अगर आपके माइंड ने स्किप किया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इंडियन मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था बेटा श्रीधराचार्य। क्या नाम था? श्रीधराचार्य नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था और उन्हीं के नाम पे हिंदी में अब भी श्रीधराचार्य विधि के नाम से ही इस फॉर्मूले को जाना जाता है। बाकी अगर इंग्लिश में बात करूं तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ध्यान से समझिएगा। या अभी तक तो बस हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले का नाम दिखाया सर आपने, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्चुअल में है कहाँ, जरा उसकी शक्ल तो दिखाओ, वो दिखता कैसा है। तो सुनिए मेरी बात दोस्तों, क्वाड्रेटिक फार्मूला जब लिखा गया तो उसके लिए कहा गया कि लेट ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने कहा कि भैया ax² + bx + c = 0, आप जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैसी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जरा इसको एक सेकंड में समझ लेंगे आप एक बारी में। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जब आप टर्म्स को इस हिसाब से लगाते हैं, देखो इनको टर्म बोलते हैं, जो प्लस से जो सेपरेट हैं टर्म है। इसमें कितने टर्म है, ax² एक टर्म है, bx एक टर्म है, c एक टर्म है, 3 टर्म है इसके अंदर। तो जब हम इन टर्म्स को कैसे लगाएंगे, वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर में, कैसे, वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर में अरेंज करेंगे इनको। ठीक है,
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। देखो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, x वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर x की पावर है नहीं, यानी 0 है, 1 हो गया होगा। तो समझिए आप, जब भी हम वेरिएबल की घटती हुई पावर में अरेंज कर देंगे इन टर्म्स को, तो ये जो हमारी इक्वेशन की जो फॉर्म बनेगी वो कैसी बनेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो ये होगी भैया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर कभी पूछ ले तो। a नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि ये वाला जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो x स्क्वायर में मल्टीप्लाई होकर इस टर्म को 0 कर देगा, फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए x स्क्वायर वाले टर्म का एग्जिस्ट करना जरूरी है। बाकी ये दोनों भले ही 0 हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। एंड a b c आर रियल नंबर्स, तो ये आप समझ गए कि a b c जो हैं वो रियल नंबर हैं, यानी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझ में आ गया। तो भैया बात हम यहाँ नहीं कर रहे थे, ये तो हमने आपको बता दिया पुराना, लेकिन एक्चुअल में बात ये चल रही थी कि जब इस तरह की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी होगी तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सॉल्यूशन निकालने का मतलब होता है इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। क्या होता है, एक बार और बता दूं, सॉल्यूशन का मतलब टू फाइंड x, जो इसमें वेरिएबल है, x का मतलब समझ रहे हैं ना, वेरिएबल, जो इसमें वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना, यही सॉल्यूशन का मतलब होता है। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी रूट निकालने थे, और वो रूट निकालने में हमें दिक्कत आ रही थी, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला डिस्कवर किया था। अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि अगर इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आप x की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आप लगा दो डायरेक्ट, और इससे आपको क्या मिल जाएंगे, रूट्स मिल जाएंगे। तो भैया ये जो लिखा है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको ही क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे हमें x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसी को बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान रखने की ये है कि यहाँ पर प्लस और माइनस जो लगा है ना, ये एक्चुअल में 2 वैल्यू देने के लिए है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक में डिग्री होती है 2, तो इसके सॉल्यूशन मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने निकल सकते हैं, 2 निकल सकते हैं। तो ये वो दोनों ही सॉल्यूशन दिखा रहा है, यानी एक्चुअल में ये जो लिखा है इसके 2 पार्ट हैं। ये एक है x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक तो ये है प्यारे बच्चों, और एक है x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक ये वैल्यू है। बात समझ में आई। उसका मतलब ये जो प्लस माइनस करके ये 2 टर्म है, ये दो सॉल्यूशन हैं, इनको हमने कंबाइन कर दिया है प्लस माइनस करके। यानी कभी भी आप इसको एक वैल्यू ना समझेंगे, इसमें कितनी वैल्यू हैं, 2 हैं। इसमें बेटा x की कितनी वैल्यू हैं, 2 वैल्यू हैं। ठीक है, तो भैया ये फार्मूला हमने देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि इस फार्मूले को ड्राइव कैसे किया गया, ये फार्मूला कैसे बना। तो प्यारे बच्चों आप हेडिंग डाल लीजिए, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन कैसे है, यानी ये कैसे निकल के आया। तो इसमें हम यूज़ करेंगे अपना वो वाला मेथड जो हमने लास्ट वीडियो में सिखाया आपको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कौन सा बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। अब हम इस पे क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब हम इस पे बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज़ करेंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का स्टेप नंबर 1 ये होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट ये होता है कि ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला काम स्टेप 1 में हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को
1 बनाए। अब बेटा एक कैसे बनेगा आप बताओ, आप खुद सोचो, ये एक कैसे बनेगा? एक ऐसे बनेगा कि जो इसका अभी कोफिशिएंट दे रखा है हम इससे क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में डिवाइड लगा देंगे। यानी इसके लिए हम करेंगे क्या, डिवाइड होल इक्वेशन बाई ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड लगाएंगे। तो बताओ कैसे लगाएंगे, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें मैंने ए से डिवाइड लगाना है, तो लो भैया ए से डिवाइड लगा दिया मैंने पूरे में। बताओ प्यारे बच्चों, ए से डिवाइड लग गया पूरे में, ए से पूरे में डिवाइड लगा दिया। तो यहाँ पर ए देखो इधर भी लगेगा राइट हैंड साइड में भी, तो ए से तो ए कट गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इधर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो गया, बी अपॉन ए एक्स, और यहाँ क्या हो गया बेटा, प्लस में सी अपॉन ए, और इक्वल टू ए का डिवाइड 0 में लगाएंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस तरह की थी अब वो कैसी हो गई, ऐसी हो गई, ऐसी हो गई। बात सेम ही है, हमने ए से डिवाइड लगा दिया पूरे में, तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब क्या बन गया, 1 बन गया। यही हमें करना था स्टेप नंबर 1 में। अब समझे बेटा स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हम बताओ, स्टेप नंबर 2 में हम लेते हैं एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी अपॉन ए। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, बी अपॉन ए है, तो भैया लो बी अपॉन ए, और इसका करना है हाफ, तो इसमें 2 का डिवाइड लगाएंगे तो ये बन जाएगा बी अपॉन 2a। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, बी अपॉन 2a। हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी अपॉन ए, इसका हमने हाफ कितना कर दिया, बी अपॉन 2a हो गया, बी अपॉन 2 हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये जो आया है इसको स्क्वायर करेंगे, एंड स्क्वायर इट, तो हम इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, इसका स्क्वायर हो जाएगा बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। बताओ सही बात है क्या नहीं है, बी अपॉन 2a हाफ हो गया था, इसका स्क्वायर किया बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये कर लिया हमने। अब इसके बाद में आपको स्टेप नंबर 3 में क्या करना है बेटा, स्टेप नंबर 3 में आपको ये करना है कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब देखो मैं इसको ना नंबर 1 दे लेता हूँ, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इन फर्स्ट। अब जो हमारी पहली इक्वेशन आई है, देखो ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, कितना आसान कर दिया मैंने। सबसे पहला काम हमने क्या किया, इक्वेशन ली, उसमें ए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लिया, ए से डिवाइड लगा दिया पूरे में। ए मतलब एक्स स्क्वायर का जो नंबर यहाँ दे रखा है उससे पूरे में डिवाइड लगा दिया। उसके बाद में सेकंड में क्या करते थे हम लोग, जो एक्स का कोफिशिएंट है अब यहाँ पे इस वाले में जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे। यहाँ से नहीं उठाएंगे बेटा एक्स का कोफिशिएंट, ध्यान रखना, यहाँ से उठाएंगे। अब तो x का जो कोफिशिएंट है b अपॉन ए उसका हाफ करेंगे b अपॉन 2a। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो b अपॉन 2a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, b अपॉन 2a का स्क्वायर हो गया। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इन 1। अब ये जो वैल्यू आई थी ना अभी ये वाली, इसको इसमें जोड़ना है और घटाना है। और जोड़ना कहाँ पे है समझना, जोड़ना है x वाले टर्म के जस्ट आगे। कैसे सर, देखो मैं दिखाता हूँ। तो अब इससे आगे की कहानी देखेंगे भैया, देखो कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर तो है ही है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है प्लस बी अपॉन ए एक्स, यहाँ तक तो ऐसे ही छोड़ना है। अब इसके बाद में इस वाली वैल्यू को जोड़ना है, तो इस वाली वैल्यू को हमने जोड़ दिया बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी वैल्यू को माइनस भी करना है, तो इसी वैल्यू को माइनस भी कर दिया, माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। और प्लस में क्या है, प्लस में है c अपॉन a। देखो अभी पूरा नहीं हुआ, देखो ये दोनों तो कट जाएंगे इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए हमने इसको कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, माइनस भी कर दिया। अब प्लस में क्या बच गया यहाँ पे, c अपॉन a और इक्वल टू 0। ये वाली चीज़ आ गई बेटा। जोड़ने घटाने में क्या करना है, पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है, ये बात ध्यान रखना।
फिर इन तीनों का एक पेयर बनाना है, और ये पेयर आप गौर करिए, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऑटोमेटिक ये बनेगा, इसीलिए इसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसका नाम ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इसीलिए है क्योंकि इसमें कंप्लीट स्क्वायर हमने बना लिया। हमने क्या बना लिया, अब ये यहाँ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, एक्स, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, तो ए हो गया एक्स और बी हो गया b/2a, तो ये बन गया हमारे पास x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। इतना समझ गए ना, ये तीन मिला के ये बन गया। अब ये जो बचे इनको हम जीरो की साइड में ले आएंगे, तो जो माइनस वाला टर्म है ये तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस वाला जो टर्म है ये माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर, ये तो हो गया प्लस, और ये हो जाएगा c/a माइनस का। ठीक है, इक्वल टू 0, ऐसा हो गया कुछ। अब सॉल्व कर लेंगे, तो इधर वाले को तो ऐसे ही रहने देंगे, इसको ऐसा नहीं है। अब ऐसा मत करना कहीं पागलों की तरह, ये अभी इसको हम जोड़ के ऐसे करके लाए कि सर अब इसको खोल दो फिर दोबारा से ये लिख दो। ठीक है, ऐसा करते हैं कई बार बच्चे, तो ऐसा हमें नहीं करना है बेटा। बस अब आगे देखेंगे, इसको खोलेंगे, बताओ ये आएगा ऊपर का स्क्वायर ऊपर b स्क्वायर, नीचे 2 है और a है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। बोलो यार सही बात है कि नहीं है, सही बात है, माइनस c/a। अब समझना बेटा, इन दोनों को अगर मुझे सॉल्व करना है तो फ्रैक्शन आपने सॉल्व करी होंगी, उसमें क्या करते थे हम, डिनोमिनेटर को क्या बना लेते हैं, सेम बना लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो मैं एक 4 लगा लूँगा। अब चूंकि यहाँ 4 यहाँ लगाया है तो इसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का, तो ये मैंने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर एक ए फालतू है, ए स्क्वायर है, लेकिन यहाँ सिर्फ ए है, तो मुझे एक ए से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताओ तभी ए स्क्वायर बनेगा। अब इधर एक ए से मल्टीप्लाई किया तो इसके न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा ए का मल्टीप्लाई, तो ये लो मैंने कर दिया। बोलो अब बात बराबर होगी ना, देखो ए से ए कट जाएगा तो 4a रह जाएगा, सही बात है। ठीक है, अब देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर जब सेम बन गए तो अब हम डायरेक्ट न्यूमरेटर पे अप्लाई कर सकते हैं अपना अर्थमेटिक का रूल, तो हम डायरेक्ट कर देंगे। ऊपर क्या बन जाएगा बताओ, b स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे बन जाएगा 4a का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे लिख सकता हूँ इसको मैं 2a का होल स्क्वायर। बताओ सही बात है कि नहीं, ये 2a का होल स्क्वायर ही होगा। ठीक है, इतना बेटा बात समझ में आ गई हमें। अब आगे, अब देखो ये क्या बन गया, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर काय के बराबर आ गया, उधर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a के होल स्क्वायर के बराबर आ गया। अब जब ये इसके बराबर आ गया तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। तो मैंने इधर से स्क्वायर हटा लिया तो इधर अंडर रूट आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac/2a के होल स्क्वायर पे अंडर रूट आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या ये सही है, नहीं है। जब भी आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे और इधर रूट लगाओगे तो इसके साथ में प्लस माइनस का साइन ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। ये गलती कभी मत करना। जैसे कभी अगर लिखा है मान लो x स्क्वायर इक्वल टू 3, आप क्या करते हो पता है, आपने इधर से स्क्वायर हटाया और आपने कह दिया x इक्वल टू √3। ऐसे नहीं होता बेटा, x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस √3। जैसे ही इससे इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट के साथ इसके आगे प्लस माइनस का साइन ऑटोमेटिक चलेगा। ये गलती आप जीवन में कभी मत करना, नोट करके रख लेना भैया। ठीक है, तो भैया ये प्लस माइनस हो गया। अब क्या करना है, अब सिंपल देखो, इधर आ जाओ। अब x प्लस b/2a, x प्लस b/2a, बड़ा लिखता हूँ थोड़ा, नहीं दिखेगा नहीं तुम्हें, x प्लस b/2a ये बराबर हो जाएगा क्या कि प्लस माइनस। अब देखो जब भी a/b अंडर रूट होता है बेटा तो ऊपर वाले का न्यूमरेटर पे अलग रूट जाएगा और नीचे वाले पे अलग। तो जब ऊपर वाले पे जाएगा तो बनेगा अंडर रूट का b स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे वाले पे जाएगा तो बनेगा अंडर रूट 2a का स्क्वायर। अब आप समझ रहे हो कि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को उड़ा लेंगे तो 2a बचेगा नीचे, तो ये बचेगा आपका माइनस प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे बचेगा केवल 2a। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई, नीचे केवल क्या बचेगा, 2a बचेगा। तो अब ये क्या हो गया, ये बन गया हमारा x प्लस b/2a काय के बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के बराबर हो गया। ठीक है, अब मैं इधर का मिटाल रहा हूँ। अब बेटा समझना, अब ये जो b अपॉन 2a प्लस का है इसको हम उधर ले जाएंगे तभी तो x की वैल्यू बचेगी, इधर x बचेगा केवल, इसको हम उधर उठा के ले जाएंगे। तो बताओ x इक्वल टू आ जाएगा, ये प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा, माइनस के b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। अब इन दोनों में भैया नीचे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, 2a दोनों डिनोमिनेटर सेम है। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 2a क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन। और ध्यान करो यही तो है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। तो सिंपल सी बात बस इतनी समझने की थी कि जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है एक्चुअल में वही सेम प्रोसेस से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसका रिजल्ट है। जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसका रिजल्ट जो है वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, लेकिन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से चलने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इसका हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बात, अब इस फॉर्मूले के जो टर्म्स हैं उसको समझ लेते हैं। तो बेटा समझना, इसमें देखो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, b आ रहा है, a आ रहा है, ये सब आ रहा है, c आ रहा है। समझना बेटा, नीचे a है, अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो ये फॉर्मूला गड़बड़ नहीं हो जाएगा बताओ। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो धमाका हो जाएगा बहुत तगड़ा वाला, लेकिन ये कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे थे ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो वहाँ 100% गारंटी भी देते हैं कि ये a कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब इस फॉर्मूले में ये बदतमीजी नहीं करेगा हमारे साथ, जो नीचे वाला a है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बारे में तो हमने गारंटी ले रखी है इस बात की कि ये कभी 0 नहीं हो सकता। अब बात ये है, अब बात रह गई भैया इनकी, इस वाले टर्म की। देखो माइनस बी भी इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये तो ऊपर है, ये भी कोई चक्कर नहीं है। अब ये अंडर रूट के अंदर जो नंबर है ना, ये दिक्कत करेगा बेटा। क्यों, क्योंकि अंडर रूट सिर्फ तब काम करता है जब इसके अंदर की वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव हो। ध्यान रखना, जो ये अंडर रूट है इसको हम रेडिकल बोलते हैं बेटा, रेडिकल। और रेडिकल सिर्फ तब वर्क करता है, ओनली वर्क अगर इसके अंदर a बैठा है, व्हेन, ये तब काम करेगा व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 0। a जो है या तो वो ग्रेटर हो या फिर 0 के बराबर हो। सिंपल सी मतलब है कि a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी इसके अंदर जो वैल्यू बैठी है ना, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इस वैल्यू को b स्क्वायर माइनस 4ac जो इसके अंदर लिखी है, इसको बेटा मैथमेटिशियन ने क्या कहा, डी का मतलब क्या है, डी का पूरा नाम है डिस्क्रिमिनेंट। क्या है बेटा इसका नाम, डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डी की वैल्यू ही है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसका मतलब तो श्याम भैया इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। बताओ सही बात है कि नहीं, क्योंकि इस वाली वैल्यू को, अंदर वाली वैल्यू को डी बोलते हैं ये। तो अब भैया कंडीशन क्या निकलेंगी, इस डी के हिसाब से निकलेंगी। तो 3 कंडीशन हो सकती हैं बेटा, देखना समझना। अब यहाँ बनेंगी इस फॉर्मूले की कंडीशंस। कंडीशन क्या हो सकती हैं, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि डी कैसा हो, पॉजिटिव हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, डी कैसा हो, 0 हो जाए। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि डी जो है वो क्या हो जाए बेटा, लेस देन 0, यानी नेगेटिव हो जाए। सही बात है कि नहीं भाई, जो इसमें डी लगा है ये 3 चीज़ हो सकता है, या तो डी 0 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि जब भी 2 नंबर एक दूसरे में से माइनस हो रहे हो, देखो इसमें से ये माइनस हो रहा है, सही बात है कि नहीं है, इसमें से ये माइनस हो रहा है। तो आप समझना, अगर बेटा a माइनस बी लिखा है तो इसकी 3 कंडीशन हो सकती हैं। a माइनस बी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, कब, जब a b से बड़ा हो। अगर a b से बड़ा है तो ये नंबर 0 से बड़ा आएगा। a माइनस बी 0 हो जाएगा अगर a और b आपस में कैसे हो जाए, बराबर हो जाएं। a माइनस बी लेस देन 0 होगा अगर a जो है वो b से छोटा हो गया। सही बात है कि नहीं। तो ऐसे इनमें होगा, क्योंकि 2 नंबर हैं तो सेम चीज़ें यहाँ फॉलो होंगी। ठीक है,
तो अगर बी स्क्वायर 4ac से बड़ा हुआ तो हमारा d ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। बी स्क्वायर और 4ac दोनों बराबर हो गए तो d इक्वल टू 0 आ जाएगा। बी स्क्वायर अगर छोटा हो गया 4ac से तो d लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे रूट भैया जो हैं वो इस पे तो काम करेंगे, इक्वल 0 पे भी काम करेंगे, लेकिन लेस देन 0 पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि रूट के अंदर माइनस का नंबर आते ही ये रूट का साइन अपना काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे भी आंसर मिलेगा, यहाँ पे भी आंसर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो हम इसके लिए लिखेंगे नो रियल सॉल्यूशंस। रियल का मतलब रियल नंबर, यहाँ हमें कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे इस वाली कंडीशन। ध्यान रखेंगे d जब 0 से छोटा होगा तो वैल्यू ये नेगेटिव होगी, और नेगेटिव वैल्यू रूट में है इसलिए कोई वैल्यू इसमें से बाहर ही नहीं जाएगी, और जब ये रूट काम ही नहीं करेगा तो आंसर भी नहीं निकलेगा। इसलिए हमने कहा कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इस वाले केस में। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें से कोई वैल्यू बाहर आएगी। अब एक बार तो वो वैल्यू इसके साथ जुड़ेगी और एक बार इसके साथ माइनस में आएगी। तो जब प्लस करोगे तो अलग वैल्यू आएगी और माइनस वाला लोगे तब अलग वैल्यू आएगी। सही बात है कि नहीं, ये बताओ। तो जब प्लस करेंगे तो अलग और माइनस करेंगे तो अलग, यानी वैल्यू कितनी आएंगी, 2 वैल्यू आएंगे। कितने, 2। और क्या आएंगे, रियल नंबर, 2 रियल नंबर आएंगे इसके, यानी 2 रियल सॉल्यूशंस। क्या कहेंगे हम बेटा, 2 रियल सॉल्यूशंस निकलेंगे। और वो दोनों कैसे होंगे, अलग अलग। और अलग अलग के लिए मैथ में शब्द यूज़ करते हैं डिस्टिंक्ट। क्या वर्ड यूज़ किया जाता है मैथ के अंदर, डिस्टिंक्ट। यानी जब पॉजिटिव होगी d की वैल्यू, ये वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तो हमारे जो रूट होंगे वो अलग अलग होंगे, और कितने होंगे, 2 निकल के आएंगे। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा, ये अंदर का 0 हो गया तो रूट 0 0 हो गया, तो ये पूरा ख़त्म हो गया। तो ये बचा -b/2a। लेकिन ये एक बार नहीं लेंगे बेटा, हमें ध्यान रखना है कितने लेने हैं, 2। सेम हो सकते हैं। तो इस वाली कंडीशन में हमारे पास 2 रूट आएंगे, और वो कैसे आएंगे, सेम आएंगे। 2 रियल सॉल्यूशंस, 2 रियल सॉल्यूशंस आएंगे। और कैसे आएंगे बेटा, सेम आएंगे। ठीक है, ये हटा दो, तीसरे वाले कंडीशन को हटा ही दो, तीसरी वाली कंडीशन को हटा दो। तो ये समझ लिए आप, 2 रियल सॉल्यूशन, यहाँ पे भी 2 रियल सॉल्यूशन, लेकिन सेम आएंगे। ठीक है, अब सेम कौन से होंगे, अब आप खुद देखो, जब ये 0 हो गया ये वाला मामला, तो इधर क्या बचेगा, बस -b/2a। तो इस वाली कंडीशन में जो रूट आएंगे ना, वो आएंगे -b/2a, -b/2a। 2 रूट आएंगे ना हमारे, x की 2 वैल्यू आएंगी, -b/2a और -b/2a सेम आएंगे। तो इस वाले केस में सेम, यानी सेम कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो इक्वल रूट्स। इक्वल भी कह सकते हो बेटा, ठीक है, इक्वल भी कहते हैं, सेम या इक्वल रूट आएंगे। ये जो चर्चा थी ये डिस्क्रिमिनेंट को लेकर थी। डिस्क्रिमिनेंट हम समझ गए, डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac को ही बोलते हैं जो इसके अंदर बैठा है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर ऐसे भी शो कर सकते हैं, और जब ऐसे शो कर सकते हैं तो ये d की वैल्यू हमें बताएगी कि x की हमें कितनी वैल्यू मिलेंगी, और अलग अलग मिलेंगी या सेम मिलेंगी। तो अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया तो 2 वैल्यू मिलेंगी, अलग अलग मिलेंगी। ठीक है, अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो 2 वैल्यू मिलेंगी, लेकिन वो इक्वल होंगी। और तीसरे वाले में क्या था, तीसरे वाले में था कि अगर d लेस देन 0 है तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी नो रियल सॉल्यूशन, कोई हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बस याद रखेंगे। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है या जो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या होता है, ये समझ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने जो रूट सॉल्यूशन जो पता कर रहे हैं, ये एक्चुअल में है क्या। इतना तो हमें समझ में आता है कि सॉल्यूशन का मतलब हम जानते हैं कि जैसे ax² + bx + c = 0 है। तो ये जो LHS वाली साइड है, इसमें हम x की वो वैल्यू पता कर लें जो इस वाली साइड को क्या बना दे, 0। यानी इसमें x की जगह अगर हम वो नंबर डालें तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरी साइड 0 हो जाएगी। तो हम उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। यानी x = जो भी चीज़ आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। सही बात है, x की वैल्यू को सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्राफ पे बात करें बेटा, कार्टेशियन प्लेन पे जब हम इस चीज़ का ग्राफ बनाएंगे
तो वो एक पैराबोला बनेगा। ध्यान रखना इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक कर्व होगा। अब पैराबोलिक कर्व कैसा दिखता है, ऐसा कटोरे जैसा, ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है। तो अब मान लो ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया बेटा, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो अब ये कटोरा ऐसा है। अब इस कटोरे की स्थिति कैसे हो सकती है, ये एक्स एक्सिस से ऊपर हो सकता है, ये एक्स एक्सिस को केवल टच कर सकता है एक पॉइंट पे, या फिर अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ, देखो तीनों बनाऊंगा मैं, इसके 3 केस बनेंगे बेटा, केसेस कितने, 3 केस बनेंगे। देखो ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे कट करते हुए निकल जाए, सही बात है कि नहीं, पहला केस। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि ये इसको टच करता हुआ निकल जाए, केवल एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जाए, ठीक है। और तीसरा है ये वाला, तीसरा केस क्या हो सकता है बेटा कि ये इसको कहीं टच ही ना करे, ये दूर से ही निकल जाए, एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। अब समझना, जो आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो ना एक्स की वैल्यू, वो ये वाले पॉइंट होते हैं जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को या तो टच करता है या कट करता है, उन्हीं पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये 2 वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही, अलग अलग 1 2, तो ये कौन सा केस है, d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 में 2 अलग अलग हमें वैल्यू मिलती हैं x की। ये कौन सा है, इसमें एक ही मिल रही है, लेकिन हम इनको कितना कंसीडर करेंगे, 2। तो ये केस है बेटा d इक्वल टू 0 वाला, और इसमें हमें वैल्यू क्या मिलेगी, इस जगह वैल्यू कौन सी होगी बताओ, वो वैल्यू होगी -b/2a, -b/2a, यानी 2 इक्वल रूट जो मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, -b/2a, -b/2a, वो इस जगह मिलेंगे। जबकि इस वाले ग्राफ में ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, इसका मतलब इसमें कोई भी रूट नहीं है। और कोई रूट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर d की वैल्यू क्या है बेटा, <0 है। यहाँ पर d की जो वैल्यू है वो <0 है। तो भैया हम समझ गए कि d ग्रेटर देन 0 में ये ग्राफ जो है इस इक्वेशन का, वो इसको 2 जगह कट करेगा, अलग अलग जगह, यहाँ पर सिर्फ टच करके चला जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ये इसको एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, दूर से ही निकल जाएगा। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था, इसको भी हमारे लिए समझना ज़रूरी है। हालांकि ग्राफ से इतना पाला अभी आपकी 10th क्लास में नहीं है, 11th क्लास में ज़्यादा पाला पड़ता है, लेकिन फिर भी चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में ही है, तो भैया इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। एक लास्ट बात और बताऊंगा, उसके बाद मैं लेक्चर ख़त्म करूंगा। के वीडियो में इतने बड़े और इतने अच्छे टॉपिक को कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी हम लगाते तब और चीज़ें ज़्यादा आसानी होंगी। तो हम क्वेश्चंस का भी वीडियो एक करेंगे जिसमें हम प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो अभी एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है वो कैसा कैसा हो सकता है। समझिए, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है बेटा। इसका हम जब ग्राफ बनाएंगे ax² + bx + c, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसका शेप कैसा होगा, अभी हमने बताया पैराबोलिक कर्व होगा, पैराबोलिक कर्व होगा। पैराबोला क्या होता है वो आप बस वो कटोरा सा समझ लो ऐसे, वैसे पैराबोला क्या होता है वो सब सारी चीज़ें आप पैराबोला, एलिप्स, ये सब कॉनिक सेक्शन होते हैं और ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे। तो अभी वहाँ तक नहीं जा रहा हूँ मैं, बस आप ये समझ लो कि पैराबोलिक कर्व होता है। अब इसमें देखना बेटा, डी क्या डिफाइन करता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा या फिर 1 पॉइंट पे टच करेगा, अभी बताया था ना, या फिर नो टच, ये उसको टच भी नहीं करेगा। ये डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चल जाएगा। कट करने पे मतलब 2 रियल सॉल्यूशन, 2 रियल सॉल्यूशन। और कैसे होंगे ये, डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन, 2 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। 1 पॉइंट पे टच पे क्या होगा बेटा, इक्वल, 2 इक्वल सॉल्यूशंस, और वो कौन से होंगे, -b/2a से निकलेंगे, -b/2a, -b/2a, ठीक है। नो टच पे क्या होगा बेटा, नो टच पे नो सॉल्यूशन,
नो टच पे नो सॉल्यूशन। ये कंडीशन डी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन डी इक्वल टू 0, ये कंडीशन डी लेस देन 0। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? डिस्क्रिमिनेंट हमें ये चीज़ें बता देगा कि इसका ग्राफ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है या टच कर रहा है या नो टच कर रहा है। और उनसे आप जानते ही हैं कि 2 पॉइंट पे कट का मतलब क्या है, 1 पॉइंट पे क्या है और नो टच का मतलब क्या है। अब इसमें ये जो a है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये भी बड़ा काइयाँ है, ये भी बड़ा अपने आप में महारथी है भाई साहब। आप सोचो मैंने कटोरा ऐसे बनाया, लेकिन ज़रूर तो नहीं कटोरा ऐसी हो, ये कटोरा उल्टा भी तो हो सकता है ना। अब देखो अगर ये एक्स एक्सिस है तो अभी हम ऐसे वाले ग्राफ बना रहे हैं, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ ही तो खुल रहे हैं हर बार मुंह ऊपर की तरफ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि नीचे की तरफ खुल जाए। बताओ, ऐसे भी तो हो सकता है या ऐसे भी तो हो सकता है या ऐसे भी तो हो सकता है। बोलो यार, तो हम तो ऐसे वाले की बात कर रहे हैं। अभी ये साइड वाला छोड़ो, साइड वाला छोड़ो, ऐसे वाले की बात कर रहे हैं। तो ऐसे वाले में ये तब बनेगा बेटा जब a इज़ ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू देख के आप बता दोगे कि मुंह ऊपर की ओर खुलेगा कि नीचे की ओर खुलेगा। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इस a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मुंह ऊपर की ओर खुलेगा, पॉजिटिव y की तरफ खुलेगा। पॉजिटिव y ऊपर होता है, पॉजिटिव y की तरफ, आसमान की तरफ खुलेगा। लेकिन अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है बेटा, तो इस पैराबोला का मुंह कैसे खुलेगा? नीचे की तरफ, पाताल की तरफ खुलेगा। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए? अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर आसमान की तरफ खुलेगा, और अगर a लेस देन 0 है तो ज़मीन की तरफ खुलेगा। तो इस वीडियो में हमने जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड थी उनको डिस्कस करने की कोशिश करी और बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करी है। बाकी ज़्यादा कॉमेडी हंसी मजाक हम इस वीडियो में नहीं कर पाए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, फिर आपको भी दिक्कत होती, परेशानी होती। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने श्याम भैया को। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ठोक के जाना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। प्लीज़ भाई प्लीज़ सपोर्ट करो यार, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए।